जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय का हम लोगों ने देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय क्या था, इसका नगर नियोजन क्या था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, उसका आर्थिक जीवन और उसका धार्मिक जीवन कैसा था। यानी कि वहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का आर्थिक यानी कि वो कैसे व्यापार करते थे, वो कैसे जीवन जीते थे, और उसका धार्मिक जीवन यानी कि वो किस देवता की पूजा करते थे। वो सब कुछ जो हम लोग है वो आज की वीडियो में कवर करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या था। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का स्टार्ट होता है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, यदि पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो जाकर देखिए। वहाँ पे हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे जाकर देखिए। उसके बाद ये तब आता है सामाजिक जीवन। अब देखिए, सामाजिक जीवन जो सिंधु घाटी सभ्यता का सोशल सिस्टम था, जो उसका सामाजिक जीवन था, वो कैसा था। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कोई ग्रामीण या कोई गरीब वहाँ के, मतलब कहने का मतलब एक कोई गरीब स्थिति, यहाँ पे गरीबों वाली स्थिति नहीं थी। वो एक नगरीय सभ्यता थी, यानी एक शहरी सभ्यता थी। वहाँ के लोग संपन्न थे। तो देखते हैं कि वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था वहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सामाजिक। देखिए, सामाजिक जीवन। देखिए, आज का जो वर्तमान स्थिति है, हम लोगों का समाज, यानी आपसे कोई पूछेगा कि आज के वर्तमान स्थिति में हम लोगों का समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक है। यानी हम लोग अपने पिता के माध्यम से जाने जाते हैं या फिर माता के माध्यम से जाने जाते हैं। तो आज का जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक है। यानी हम लोग अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, न कि माता जी के नाम पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक न होकर के मातृसत्तात्मक था। यानी कि वहाँ के लोग अपनी माता के नाम से जाए जाते थे। तो वहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम लोग का ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। दूसरा इसमें क्या होते हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर मातृ देवी की मूर्ति और चित्त प्राप्त होते हैं। यानी कि वहाँ का जो समाज में, क्योंकि मातृसत्तात्मक प्रधान दे वहाँ पे सिस्टम था, तो मातृ देवी की मूर्तियाँ भी हमें देखने को मिली और उसमें कोई चित्र भी हमें देखने को मिला। उसके बाद देखते हैं कि इसका समाज कैसा था। यानी कि समाज कैसा था का मतलब क्या है कि वहाँ पे शांति व्यवस्था थी या फिर बहुत ज़्यादा युद्ध होते थे, कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो शांतिपूर्ण था। यानी वहाँ पे युद्ध होते थे लेकिन बहुत ज़्यादा युद्ध नहीं होते थे, कम युद्ध होता था। यानी वहाँ के लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रहते थे। तो यहाँ पर लिखा है कि उसका जो समाज था वो शांतिपूर्ण था, यानी कि युद्ध कम होता था और लोग शांति ज़्यादा थी यहाँ पे। यानी कि युद्ध, देखिए, बिना युद्ध किए तो कोई काम होता नहीं है। युद्ध वहाँ पे होता था लेकिन बहुत कम मात्रा में युद्ध होता था। यानी वहाँ के लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग तरीके से रहते थे। तो उसका समाज कैसा था, एक शांतिपूर्ण समाज था, मातृसत्तात्मक था। और जो समाज था उसका, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था, वो 4 समूहों, यानी 4 समूहों में बटा हुआ था। समूह का मतलब हम लोग कह सकते हैं, जैसे आज के डेट में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हमारे गाँव को, जैसे आप लोगों के गाँव को कोई बोला जाए कि भैया आप लोग गाँव को बाँटिए, तो आप कैसे बाँटेंगे? सबसे पहले आप बाँटेंगे जाति के हिसाब से कि कितने राजपूत हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने यादव हैं, कितने कौन हैं, ये सब हिसाब से आप लोग बाँटेंगे। तो आज के समय में हम लोग जाति के हिसाब से बाँटते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, यानी जातियों में वहाँ पे नहीं बटा था। सबसे पहले क्या था, पुरोहित। सबसे पहले पुरोहित यानी कि पंडित जी लोग। सबसे पहले पुरोहित, फिर उसके बाद राजा, फिर उसके बाद व्यापारी और उसके बाद श्रमिक। यानी 4 भागों में सिंधु घाटी सभ्यता को बाँटा गया था। कौन-कौन था? सबसे पहले पुरोहित थे, फिर उसके बाद शासक थे, उसके बाद व्यापारी थे और उसके बाद श्रमिक थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को 4 समूहों में बाँटा गया था। पहला क्या था, पुरोहित हैं, दूसरा शासक हो गए, तीसरे व्यापारी हो गए और चौथे श्रमिक हो गए। यानी वहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम था, सबसे पहले पुरोहित को सबसे ऊँचा दर्जा दिया जाता था। क्योंकि राजा वगैरह होते थे वो पुरोहित से संपर्क से ही अपना काम करते थे, इसलिए उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। राजा से भी बढ़कर पुरोहित थे। तो पुरोहित, शासक, व्यापारी और श्रमिक वर्ग, यही 4 भागों में वहाँ का समाज
बटा हुआ था। तो पहले क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज क्या था, मातृसत्तात्मक था और यहाँ पे बहुत शांति थी और उसका समाज 4 भागों में बटा हुआ था। पुरोहित, शासक, व्यापारी और श्रमिक। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि देखिए कोई भी समाज होता है तो समाज में सबसे पहले देखा जाता है कि वहाँ की स्थिति कैसी है। स्थिति यानी कि पुरुषों की स्थिति कैसी है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, बूढ़ों की स्थिति कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि भाई उस पे बहुत जुल्म किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे केवल पुरुषों की प्राथमिकता दी जा रही है, महिलाओं को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि वहाँ महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, यानी कि महिलाओं को किसी भी तरह का रोक-टोक नहीं था कि महिला केवल घर पे रहे, केवल खाना बनाए, बाहर ना निकले, नहीं। वहाँ पे महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। यानी महिलाओं को अच्छी का मतलब कि उसको आज़ादी दी गई थी। मतलब उसका महिलाओं की आज़ादी को छीना नहीं गया था, आज़ादी दिया गया था। यानी महिला जो पुरुष कर सकते हैं, वो भी महिला भी कर सकती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, उसमें महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। और देखते हैं कि यहाँ इस समाज में भोजन कैसा था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, भोजन। कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के जो समाज में जो लोग रहते थे, उनका भोजन क्या था। तो भोजन में देखिए बेसिकली इसमें बताया गया कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन चला करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी, यानी जो पुरोहित थे वो शाकाहारी थे, उसके बाद जो श्रमिक हो गए, व्यापारी हो गए, राजा हो गए, ये लोग मांसाहारी भी करते थे और शाकाहारी, दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। दूसरा क्या है कि इसका मनोरंजन। अब कोई भी समाज में हर चीज़ के अलावा एक मनोरंजन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मनोरंजन के लिए वो लोग क्या करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज था, के लोग थे, वो मनोरंजन के लिए क्या करते थे। तो मनोरंजन के लिए उनके पास दो काम था, एक पासा खेलना और दूसरा नृत्य करना यानी डांस करना। तो मनोरंजन के लिए पासा और नृत्य जैसे कार्यक्रमों को किया करते थे। पासा खेलते थे और नृत्य करते थे। उसके बाद देखते हैं कि उस समाज का धार्मिक त्यौहार, और कौन कौन सा धार्मिक त्यौहार मनाते थे। यानी आज के डेट में जो हम लोग अपना दिवाली, छठ, होली, ये सब मनाते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का त्यौहार कौन सा था। तो उनका देखिए कोई बेसिकली त्यौहार वगैरह नहीं था, उनका एक ही त्यौहार था। उसमें वो लोग क्या करते थे कि जानवरों को आपस में लड़ाना, जानवरों को आपस में लड़ाना, वही उनका एक त्यौहार था। यानी बहुत विभिन्न प्रकार के जानवर को लेते थे और आपस में लड़ाते थे। जैसे कई भी मूवी में, पिक्चर में हम लोगों को देखने को मिलता है कि 2 मुर्गे को आपस में लड़ाया जाता है, 2 बैलों को आपस में लड़ाया जाता है। तो वहीं से सिंधु घाटी सभ्यता से ही चला आ रहा है। किसी-किसी भारत में अभी वर्तमान स्थिति में भी यह हमें देखने को मिलता है, जानवरों को लड़ाना। कहीं मुर्गे को लड़ाया जाता है, तो कहीं बैल को भी लड़ाया जाता है। तो इनका यही इनका धार्मिक त्योहार था, पशुओं को लड़ाना, जानवरों को लड़ाना। उसके बाद देखते हैं कि वस्त्र, ये कपड़े पे क्या पहनते थे। तो कपड़े में पहनने का मतलब ये है, इनके कपड़े में पहनने में ये सूत्री और ऊनी, सूती वस्त्र भी पहनते थे और ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। यानी गर्मियों के दिनों में ये सूती वस्त्र पहनते थे और जाड़े के दिनों में ऊनी वस्त्र पहनते थे। उसके बाद देखते हैं कि इनका आभूषण, आभूषण क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुरुष लोग और महिला लोग, दोनों लोग आभूषण पहनते थे। एक लोग नहीं, आज के डेट में हम लोग वर्तमान में देखेंगे तो हमारे में केवल महिलाएं आभूषण पहनती हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। और आभूषण किससे बना हुआ था, तो आभूषण इसमें हड्डी हो गया, पत्थर हो गया, कांसा हो गया, इन तीन चीज से मिलाकर बनता था। हड्डियों का भी आभूषण बनता था, पत्थर का भी आभूषण बनता था और एक कांसा का भी आभूषण बनता था। उसके बाद देखते हैं कि अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो गया कि शवों की अंत्येष्टि संस्कार, यानी कोई मर जाता था तो उसका संस्कार कैसे किया जाता है। जैसे वर्तमान में हम लोगों की स्थिति क्या है कि कोई यदि हिंदू मरता है तो उसको जलाया जाता है, जलाकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब मरते थे तो फिर क्या किया जाता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखिए ये कि शवों की जो अंत्येष्टि संस्कार है, इसको 3 प्रकार से किया जाता था। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार क्या था, पहले इसमें क्या है कि पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण रूप से समाधिकरण कर दो। पूर्ण रूप समाधिकरण का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण जो भी लाश पड़ी हुई है, जो शव है, इसको संपूर्ण भूमि में दफना दिया जाए। मतलब पूरा जो मर गया है पूरा उठाओ, उसको भूमि में गड्ढा खोनो, उसमें दफना दो। पहला प्रकार, जिसे हम लोग इससे क्या कहते हैं, पूर्ण पूर्ण रूप से समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। दूसरा क्या है कि आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का मतलब क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत्येष्टि संस्कार है वो 3 प्रकार से होता है।
पहला पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का मतलब क्या था कि पहले लाश को कहीं रख दिया जाता था, उसके बाद पशु पक्षी जानवर वगैरह मिलकर पहले खाते थे, पहले पेट भर ही भर खा ले, उसके बाद जो बचता था उसको शव में, उसको भूमि में दफनाया जाता था। तो पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे भाग को भूमि में दफनाना आंशिक सवयीकरण का समाधिकरण कहलाता है। पूर्ण समाधिकरण क्या है, पूरी तरह से भूमि में दफना दो। और आंशिक समाधिकरण क्या है, पहले पशु पक्षी जिसको बल भर खा लेने दो, फिर खाना पीने के बाद तब उसको भूमि में दान करो, उसको दफन करो। और तीसरा क्या है इसका, दाह संस्कार। तीसरा दाह संस्कार का मतलब क्या होता है कि इसको, दाह संस्कार का मतलब क्या होता है, इसको अग्नि में जला देना और उसको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर, जैसे आज के डेट में हम लोग करते हैं उसी प्रकार। तो ये रहा शवों की अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार के होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये रहा हम लोगों का सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम कैसा था। तो यही सोशल सिस्टम है, इसी प्रकार से लोग रहते थे। तो आप लोग इसको देखिए, समूह 4 प्रकार में बटा हुआ था, पुरोहित, राजा, व्यापारी, श्रमिक वगैरह। उसके बाद शाकाहारी, मांसाहारी, उसके बाद वो सब अपना मनोरंजन करने के लिए पासा, डांस करना, ये सब वगैरह करते थे। उसके बाद वस्त्र में सूती, ऊनी, ये जाड़ गर्मी में, जाड़ा में सब पहनते थे। आभूषण क्या है, पहले महिला और पुरुष दोनों लोग पहनते थे। संस्कार 3 प्रकार से किया जाता है, समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक, और उसके बाद ये। तो ये रहा इसका सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, यानी रिलीजियस लाइफ इसकी कैसी होती थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे और किसे अपना गुरु मानते थे, किस देवता को पूजा करते थे, कौन इनका देव था, इष्ट देव था, ये सब इसमें देखा जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक जीवन में देखिए, आर्थिक जीवन में जो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस देवता की पूजा करते थे उसे हम लोग बहुदेववाद कहते हैं। बहुदेववाद का मतलब क्या होता है कि एक देवता की पूजा नहीं की जाती है, इसमें बहुत सारे देवताओं की पूजा करती किया जाता है। तो बहुदेव का मतलब क्या होता है कि आसान भाषा में इसे हम लोग प्रकृति का नाम दे देते हैं, क्योंकि प्रकृति ऐसी चीज है कि प्रकृति में हम विभिन्न प्रकार के देवताओं की भी पूजा कर सकते हैं। प्रकृति का मतलब क्या है, हम सूर्य की पूजा कर सकते हैं, हम नदी की भी पूजा कर सकते हैं, हम जंगल की भी पूजा कर सकते हैं, हम हवा की भी पूजा कर सकते हैं, हम वर्षा की भी पूजा कर सकते हैं। तो बहुदेववाद का मतलब क्या होता है कि प्रकृति का पूजा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति के प्रेमी थे, प्रकृति की पूजा करते थे, बहुदेववाद थे, प्रकृति की पूजा करते थे। तो धार्मिक जीवन कैसा था, ये लोग प्रकृति के प्रेमी थे, बहुदेववाद थे, प्रकृति की पूजा करते थे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि इनके प्रमुख देवता क्या है कि जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, इसीलिए हम लोग मातृ देवी की पूजा, सभी स्थानों पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी एक शक्ति के रूप में। मातृ देवी की पूजा एक शक्ति के रूप में की जाती थी। उसके बाद देखते हैं कि इसके अन्य देवता क्या हैं। तो अन्य देवता में हमें देखने को मिलता है कि ये अन्य देवता में पशुपति को देखने को मिला हमें, भगवान शंकर जी की पूजा ये लोग करते थे। तो पशुपति और शिव। उसके बाद अन्य देवता में हमें पानी हो गया, सर्प हो गया, सांड हो गया, एक सिंह हो गया, उर्वरता की देवी हो गया, पीपल हो गया, ये सब लोगों की पूजा ये लोग करते थे। ये अन्य देवता में। मुख्य देवता में क्या था, प्रकृति, और उसके बाद मातृ देवी, पशुपति, ये लोग मुख्य देवता है। और अन्य सारे देवता में ये सब पानी, सर्प, सांड, उर्वरता की देवी, पीपल, ये सभी लोगों की पूजा करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट धार्मिक जीवन में इनका सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ये होता है कि ये लोग लौकिकवाद और पारलौकिक दोनों में विश्वास करते थे। यानी कि अगला, इस जन्म और अगला जन्म, हाँ, ये जो प्रेजेंट टाइम में समय चल रहा है और जो अगला जन्म मिलेगा, उनमें ये लोग विश्वास रखते थे। ठीक है, दोनों की पूजा करते थे। यानी कि और इसमें क्या है कि भूत प्रेत में भी ये लोग विश्वास रखते थे। यानी आज के समय जैसा ही था। यानी आज का जो समय है ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही चला आ रहा है। यानी हम लोग भी भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, हम लोग भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, आने वाला जन्म और पुनर्जन्म। तो ये रहा इनका धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में यही 3-4 पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लोग बहुदेववाद थे, प्रकृति की पूजा करते थे, मातृ देवी, पत्थर सभी स्थानों पर, पशुपति, शिव, और ये लौकिक और पारलौकिक दोनों की पूजा करते थे। तो ये रहा इनका धार्मिक जीवन। अब देखते हैं कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन में ये अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, यानी जीवन को चलाने के लिए ये 3 काम करते थे। पहला काम हो गया कृषि करना, दूसरा काम हो गया पशुपालन करना, और तीसरा काम हो गया व्यापार करना।
यानी जो छोटे मोटे लोग थे वो किसानी करते थे, कृषि करते थे। थोड़ा उससे मध्यम वर्ग के लोग थे वो पशुपालन करते थे, और थोड़े उच्च लेवल के जो थे वो उद्योग करते थे, व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। तो इसमें कृषि किया जाता था, पशुपालन किया जाता था और व्यापार किया जाता था। अब देखते हैं कि कृषि किया जाता है तो कृषि में कौन सी कृषि की जाती थी, यह भी इम्पोर्टेंट है। कृषि जो किया जाता है तो किसानी में क्या क्या बोया जाता था, कौन कौन सी कृषि की जाती थी। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि अतिरिक्त उत्पादन होता था, यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो थी उर्वरता की देवी इसीलिए इसको कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती थी, इसीलिए इसे अतिरिक्त उत्पादन किया जाता था। तो लगभग इसमें 9 प्रकार के फसल को बोया जाता था, जिसमें रबी, खरीफ, जायद सब आ जाता था। तो 9 प्रकार की फसल में हमें चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, उसके बाद मटर हो गया, राई हो गया, तिल हो गया, ये सब हमें देखने को मिला। तो चावल हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, खजूर हो गया, तरबूज हो गया, राई हो गया, मटर हो गया, तिल हो गया और कपास। कपास और नील की भी खेती की जाती थी। कपास और नील की भी खेती की जाती थी। तो कुल लगभग 9 प्रकार की फसलों की पहचान इसमें की गई है कि ये लोग 9 प्रकार की फसल को बोते थे, जिसमें रबी की, खरीफ की, जायद की, तीनों प्रकार की फसल आ जाती थी। अब देखते हैं कि सैंधव सभ्यता का मुख्य, अब इसमें ये लोग तो इतना फसल बोते थे, लेकिन इसमें मुख्य खाद्यान्न कौन-सा था? तो मुख्य खाद्यान्न में इनका चावल, गेहूँ और जौ। जौ तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जौ की ही खोज किया गया था, लेकिन इसमें चावल, गेहूँ और जौ तीनों प्रकार की, गेहूँ और बेसिकली गेहूँ और जौ ये प्रमुख वहाँ का खाद्यान्न था। यानी मुख्य रूप से खाद्यान्न क्या था? जौ और गेहूँ। फिर देखते हैं कि फसल की बुआई इसमें अक्टूबर और नवंबर माह में होती थी, और कटाई मार्च और अप्रैल माह में होती थी, फसल की कटाई। अब देखते हैं कि इसका, ये तो कृषि हो गया, उसमें पशुपालन देखते हैं। पशुपालन में ये लोग कौन कौन से पशुओं को पालते थे, तो इसमें बहुत सारे पशु आ जाते हैं। बकरी है, ऊँट है, कुत्ता है, सुअर है, भेड़ है, बिल्ली है, ये सब पशुओं को पाला जाता था। जिसमें इम्पोर्टेंट क्या है? कुत्ता। कुत्ता को ये बहुत प्यार से पालते थे, ये इनका बहुत ही साथी था, समझ लीजिए कुत्ता। बकरी हो गया, ऊँट हो गया, कुत्ता हो गया, सूअर हो गया, भेड़ हो गया, बिल्ली हो गया और इत्यादि अलग-अलग प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता है। जिसमें इम्पोर्टेंट क्या हो गया? कुत्ता हो गया और बकरी को हम लोग मान सकते हैं। कुत्ते और बकरी को मान सकते हैं। तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इसका व्यापारिक जीवन, मतलब इसका राजनीतिक जीवन कैसा था, और उसके बाद इसका पतन कैसे हुआ, इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो हम लोगों का। तो वीडियो यदि पूरा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।